हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो है हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वर्ड्स, जिसमें से एटम वर्ड जो है वो किस तरीके से इस यूनिवर्स में उत्पन्न हुआ, यानी कि किस तरीके से जो है एटम वर्ड की ओरिजिन हुई है। ठीक है, तो हमने जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में जो है लोग क्या समझते थे इस चीज़ को। सो हमने ये कवर किया है। एंड फिर हमने कवर करा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें दो लॉज आते हैं, जिसमें एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऑलराइट, सो ये जो चीज़ें हैं वो हम अपने लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए और देख लीजिए। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक रहने वाला है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। सो आइए स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के साथ। अब देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ये जो है ये थियरी फर्स्ट थियरी थी जो कि एटम्स के बारे में या मैटर के बारे में दी गई थी। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे फुल साइंस की सबसे पहली थियरी थी जिसने एटम वर्ड को कुछ डिफ़ाइन करने की कोशिश करी। सो अगर मान लीजिए कि डाल्टन साहब ने कुछ हमें थोड़ा सा साइंस, भाई हम जानते हैं ना कि साइंस जो है उस टाइम तक इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो डाल्टन सर ने हमें जो भी बताया है दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि उस टाइम पर जो है साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, बट स्टिल ही ट्राइड। ओके, सो डाल्टन की एटॉमिक थियरी जो है, सबसे पहले तो हम यही चीज़ लिखते हैं दैट डाल्टन वाज द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड द बेसिक थियरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। सो डाल्टन, देखिए अगर आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको उसी हिसाब से जो है उसको आंसर करना होता है। एंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जो है, रियल आंसर करने से पहले आप जो है उसकी एक भूमिका तैयार करिए, जिससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन की लेंथ भी जो है मतलब भर की बढ़ जाती है। एंड आप जो है टीचर को पढ़ने में भी, जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ इसने जो है पॉइंट टू पॉइंट हमें मेन मुद्दे तक पहुंचाया है। ऑलराइट, सो डाल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में हम बात कर रहे थे। डाल्टन जो है, डाल्टन वाज द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड द बेसिक थियरी about the nature of matter। ओके, सो डाल्टन जो हैं वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हमें मैटर के नेचर के बारे में बताने की कोशिश करी। इन्होंने जो है मैटर को किस तरीके से डिफ़ाइन करने का सोचा। इन्होंने जो है उसको डिविजिबिलिटी के आइडिया पर जो है उसको इन्होंने डिफ़ाइन करने का सोचा। सो ही पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। ही पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी कि इन्होंने जो है कि हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो हम उसको कहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को जो है, इस आइडिया पर इन्होंने काम किया। अब इन्होंने जो है एटम को एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इन्होंने लिया है इसमें। ठीक है, सो ही टुक द नेम एटम as the smallest particle of matter। इनका जो लॉ है, इनकी जो ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है, ये बेस्ड थी हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर, क्योंकि उस टाइम पर यही जो चीज़ थी, यही जो लॉज थे, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉज माने जाते थे।
सो इन्होंने जो है इसी बेसिस पर जो है अपनी थियरी दी कि जो केमिकल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से कंबाइन करते हैं। सो दिस थियरी इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर ये बेस्ड है। इन्होंने जो है अपनी इस थियरी के थ्रू इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले जो लॉ हैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करा कि जो है किस तरीके से कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी रिएक्शन किस तरीके से इस लॉ को एक्सप्लेन करती है। सो इन्होंने जो है ये चीज़ भी एक्सप्लेन करी। ध्यान रखिए कि अभी तक जो है हमने इस एटॉमिक थियरी के जो पॉइंट्स दिए थे, डाल्टन सर ने जो पॉइंट्स दिए थे उनके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो है अभी हम इस डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के ही बारे में बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से, मतलब किन चीज़ों पे बेस्ड थी, इसने क्या क्या बताया है, कि मतलब किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। बट जो इसके पॉइंट्स थे वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो ही explained the law of conservation of mass and law of definite proportion। इन्होंने जो है ये दोनों ही लॉज को अच्छे से एक्सप्लेन करा कि ये लॉ जो है वो किस तरीके से हैं। एंड अब जो है इनकी थियरी के पोस्टुलेट्स क्या थे, आइए तो देखते हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी आर एज फॉलोज। डाल्टन की थियरी जो है वो हमें सीधे शब्दों में क्या बताती है, किसी एक एटम या किसी एक मैटर के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा सबसे बेसिक पॉइंट है यही, दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ tiny particles called atoms, which participates in chemical reaction, in any chemical reaction। यानी कि कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिनको हम एटम बोलते हैं। एंड एटम्स ही वो यूनिट होते हैं, वो आधार बिंदु होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed। यानी कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, यानी कि उनको जो है हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उनको बना सकते हैं और ना ही हम उनको हटा सकते हैं, यानी कि ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एलिमेंट जो होता है आपका, उस एलिमेंट के सभी एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, चाहे आप बात कर लें मास की, चाहे आप बात कर लें केमिकल नेचर की। यानी कि एक एलिमेंट के सभी एटम्स एक जैसे होंगे बिल्कुल। सो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट are identical in mass and chemical nature। in mass and chemical nature
यानी कि एक एलिमेंट जो है, अगर आपको कोई एक एलिमेंट दे दिया जाए तो आप आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इसके सभी एटम्स जो हैं उनका मास सेम होगा, उनका केमिकल नेचर सेम होगा। ऑलराइट, लेकिन वहीं अगर हम बात कर लें दो अलग अलग एलिमेंट्स की, तो उनमें जो ये नेचर एंड मास है वो डिफरेंट हो जाता है, वो अलग हो जाता है। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different in mass and chemical nature, यानी कि एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सारे जो हैं एक जैसे होंगे, उनका मास केमिकल नेचर सेम होगा, बट डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उनका मास एंड केमिकल नेचर डिफरेंट होगा। तो वहीं अगर हम बात कर लें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में भी आपके अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे, ना कि सेम टाइप के। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि जो आपका कंपाउंड होता है उसमें जो एटम्स का नंबर होगा वो आपका एक रेशियो में होगा। ठीक है, जो कि उसका सबसे ज़्यादा स्मॉल होल नंबर होगा। ठीक है, सो कंपाउंड में जो है एटम्स एक स्मॉल रेशियो, यानी कि वही हमने बोला था ना कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। सो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ एटम्स कंबाइन। अब हमने एटम्स कंबाइन क्यों लिखा है? क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि एटम्स ही होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। अब यहाँ पर होल नंबर जो है ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। होल नंबर ये पार्ट हमें ये बताता है दैट जो भी हमारे एटम्स होंगे उनका नंबर एक होल नंबर होना चाहिए। क्योंकि एटम्स जो है कभी ऐसा तो है नहीं ना कि इसका आधा एटम जो है उसने रिएक्ट कर लिया, इसका चौथाई एटम है उसने रिएक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना। पूरा का पूरा ही एटम जो है वो आपका रिएक्ट करता है, इसलिए जो नंबर है, रेशियो है, वो आपका होल नंबर होना चाहिए। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। भाई एटम्स जो होते हैं वो रिएक्ट तो करते हैं ना कंपाउंड ही बनाने के लिए। सो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि जो ये रिलेटिव नंबर होता है और काइंड ऑफ एटम होता है किसी भी कंपाउंड में, ये जो है ये आपका कांस्टेंट होता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले लॉ में, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने एक रिलेटिव नंबर मतलब जैसे हमने बात करी थी मास रेशियो की, वही यहाँ पर आ जाते हैं। रिलेटिव नंबर यानी कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, बस यही यहाँ पर जो है रेशियो है। एंड काइंड ऑफ एटम, जैसे वाटर जो है काइंड ऑफ एटम, पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं फिर इसको डिफाइन करते हैं। द रिलेटिव नंबर and the kind of atoms are constant in a given compound। रिलेटिव नंबर से मतलब है कि जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर वाटर की, सो वाटर में जो है रिलेटिव नंबर के लिए क्या है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होने चाहिए एंड एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम होना चाहिए, तभी जो है हमारा ये रिएक्ट करके वाटर बनेगा। सही है, तो ये जो है यहाँ पर रिलेटिव नंबर यानी कि 2:1 के जो है ये रेशियो में होने चाहिए यहाँ पर। अब इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला है दैट काइंड ऑफ एटम्स। काइंड ऑफ एटम्स का मतलब है कि वाटर बनाना है तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के ही एटम्स चाहिए हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर आपको कार्बन का एंड ऑक्सीजन का दे दूँ तो इसको आप जो है जोड़ के या रिएक्शन करा के आप वाटर नहीं बना सकते। सो जो है एटम्स किस टाइप के हैं, किस काइंड के हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
फॉर्मिंग अ स्पेसिफिक कंपाउंड। ओके, सो रिलेटिव नंबर जो है वो भी आपका कांस्टेंट रहता है, एंड काइंड ऑफ एटम्स, एटम्स किस प्रकार के हैं ये भी जो है आपका कांस्टेंट रहता है। सो डाल्टन की थियरी जो है वो हमें इतनी चीज़ों के बारे में बताती है, एंड इट वाज द फर्स्ट थियरी फॉर एनी साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब अबाउट समथिंग लाइक नेचर ऑफ मैटर। ओके, सो यहाँ तक थी हमारी डाल्टन्स की थियरी। अब हम बात करते हैं एटम के बारे में। अब हम बात करेंगे एटम के बारे में कि आखिर एटम है क्या, इसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने ये जो मान लीजिए आपके सामने जो है एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग, एक बहुत ही मतलब ग्रैंड बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है, एंड मैंने आपसे पूछा है कि ये जो बिल्डिंग है इसका सबसे माइन्यूट पार्टिकल बताइए, कि अगर मुझे जानना है कि ये इस बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग जिन भी चीज़ों से बनी है वो सबसे नीचे जाता सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है जो इस बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो हम जानते हैं कि एक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसके लिए, एक ह्यूज बिल्डिंग के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो एक सैंड ग्रेन होता है ना, लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक, like the building block of a huge building is a sand grain, is a grain of sand। यानी कि बालू का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो एक बालू का एक छोटा सा पार्टिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो उसका बेसिक ब्लॉक है। उसी तरीके से एक अगर हम मैटर की बात करें, अगर हम मैटर को एक बिल्डिंग इमेजिन करें किसी भी मैटर को, तो उस मैटर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है आपका एटम, यानी कि उस मैटर के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एटम, जो कि उसके सबसे ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर आता है। Similarly, the building block of all matter is are atoms। सो उसी तरीके से किसी भी मैटर को बनाने के लिए जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हमारा होता है एटम, ठीक है। अब अगर हम एटम के साइज़ की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइज़ ऑफ एटम। आखिर ये होता क्या है, मतलब कैसे हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, क्या इसका साइज़ होता है, कितना बड़ा होता है ये, हम इसको देख सकते हैं आँखों से या नहीं। सो एटम जो होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, हम उसको जो है अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ओके, सो atoms are very small that we cannot see with naked eyes। we cannot see तक ही सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एटम्स को हम यूजुअली नहीं देख पाते हैं, इनका हम सिर्फ जो है एक इमेजिनरी इनका पोर्टफोलियो ही बना सकते हैं। सो एटम का साइज़ जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, हम इसको नहीं देख सकते हैं। ओके, एटम्स समझिए कि एटम्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं, अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स लेकर के उनको एक के ऊपर एक स्टॉक करके जो है उनकी एक लेयर तैयार करें, तो वो लेयर जो है शायद उतनी ही आपकी थिक होगी जैसे कि किसी भी पेपर की जो शीट होती है वो जितनी ज़्यादा थिक होती है उतना ही थिक होगा अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं यूज़ कर रहे हों। ओके, सो एटम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी चीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। यहाँ तक जो है हमारे साइंटिस्ट को लगता था कि जो एटम्स हैं वही जो है सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, बट नहीं,
एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या एटम इज़ डिविजिबल, बट ये जो है शुरुआत है। सो आगे आगे जो है हम चीज़ों के बारे में पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस मतलब रेडियस ऑफ एटम, तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो हमारी 10⁻⁻10 मीटर इतनी आती है। अब 10⁻⁻10 मीटर जो है एक काफ़ी छोटा नंबर है, काफ़ी छोटी ये वैल्यू है, इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ एनी एटम। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करें तो एक एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻10। वहीं अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की रेडियस की बात करें, अगर हम रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हमारी आती है 10⁻⁹ मीटर। यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स के मिलने से बनता है ना। सो यहाँ पर जो रेडियस होगी मॉलिक्यूल की वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एटम से। ओके। एंड वहीं अगर हम हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की बात करें, यानी कि रेडियस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में। सो इसकी रेडियस आपकी आ जाती है 10⁻⁸ मीटर। ठीक है। वहीं अगर हम एक सैंड के दाने की बात करें, ग्रेन ऑफ सैंड की बात करें, ग्रेन ऑफ सैंड की जो रेडियस होती है वो होती है आपकी 10⁻⁴ मीटर। अब ग्रेन ऑफ सैंड जो है अगर हम उठाते हैं तो हम उसको ध्यान से देखें तो हम उसको देख सकते हैं अपनी आँखों से। सो 10⁻⁴ मीटर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द एटम्स। ओके। सो इस तरीके से जो है हम इमेजिन कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ग्रेन ऑफ सैंड जो कि 10⁻⁴ मीटर रेडियस का होता है, एंड एटम जो होता है वो आपका 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का होता है। सो एटम्स आर रियली स्मॉल। ओके। बट मज़े की बात यह है कि हमारा जो ये इतना विशाल पूरा संसार है, जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, our entire world is made up of these atoms, these very small atoms जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं। So this is the we can say that this is the power of, this is the magic of science. Okay. So our entire world is made up of these atoms. सो इस तरीके से जो है हम एटम्स को डिफ़ाइन करते हैं, इस तरीके से जो है हम एटम्स के बारे में जानते हैं। अब देखिए एटम्स जो हैं वो तो हमने देख लिए कि एक एलिमेंट में जो है एटम्स इस तरीके से होते हैं। एलिमेंट में जो है एटम्स सभी एक जैसे ही होते हैं, बट हमने जो है देखा है कि हम जैसे हाइड्रोजन को H से डिनोट कर देते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट कर देते हैं। सो ये कैसे आता है, मतलब कौन जो है इसको डिफ़ाइन करता है कि हम हाइड्रोजन को H से डिनोट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को O से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरीके से अलग अलग सिंबल से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर भी जो है हमारे डाल्टन सर सबसे आगे रहे हैं। यही जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करा था। सो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ the symbol for elements। उन्होंने ही जो है सबसे पहले एलिमेंट्स को एज अ सिंबल यूज़ करना स्टार्ट करा। सो सिंबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंबल जो हैं वो आपके किसी भी एलिमेंट के नेम के या तो फर्स्ट लेटर ही हो सकता है या फिर फर्स्ट 2 लेटर भी हो सकते हैं। ओके। यानी कि जो है हम इसको या तो फर्स्ट लेटर में ही मान सकते हैं
या फिर जो है हमारे फर्स्ट 2 लेटर भी आ सकते हैं। सो सिंबल ऑफ एलिमेंट, symbols of elements can be made from one or two letters of the name, one or two letters of the name of element, यानी कि उस एलिमेंट के जो नाम है उसका हम या तो फर्स्ट लेटर ही ले लेंगे या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स ले लेंगे। ओके, सो ये जो एलिमेंट के नेम होते हैं ये किस तरीके से पढ़ते हैं, ये जो है हम किस तरीके से नाम रखते हैं, दैट इनको हम रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड, यानी कि किस जगह पर ये मिले थे, एंड इनका कोई एक स्पेसिफिक कलर है तो उसके हिसाब से रख सकते हैं। ऑलराइट, सो जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, सो कॉपर जो है, कॉपर का नाम जो है हमने डाला था क्यूपरस की वजह से, साइप्रस की वजह से। साइप्रस जो है ये एक प्लेस का नाम है जिसके हिसाब से जो है हमने यहाँ पर ये मिला था सबसे पहले, सो हमने जो है इसका नाम कॉपर रख दिया इस प्लेस की वजह से, ड्यू टू प्लेस। एंड वहीं अगर हम बात करें गोल्ड की, सो गोल्ड जो है ये आपका डिनोट करता है एक वर्ड को जिसकी मीनिंग होती है येलो, यानी कि गोल्ड हमें येलो कलर की मीनिंग दिलाता है। सो ये गोल्ड कलर जो है वो हमने, गोल्ड नेम जो है वो हमने एलिमेंट का रखा उसके कलर की वजह से, जो कि हमें कलर येलो है ये बताता है। अब ये नेम जो हैं इनको अप्रूव कौन करता है? ऐसे तो मतलब दुनिया में हम किसी भी चीज़ का कुछ भी नाम रख लें, किसी भी चीज़ को कुछ भी बुलाने लग जाएं, किसी भी एलिमेंट को, मान लीजिए कॉपर है, इसको मैं कुछ भी बोल दूँ, न्यूट्रियम बोल दूँ, पेट्रियम बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, है ना। सो इसके लिए जो है आप एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करती है कि हमें इस एलिमेंट का क्या नेम रखना चाहिए, क्या सिंबल रखना चाहिए, क्या यूनिट रखनी चाहिए। सो ये हमारा है IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल साइंटिफिक, वन सेकेंड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये तो जो है ये आपकी IUPAC की फुल फॉर्म हो जाती है। वहीं IUPAC जो है एक ऐसा इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी एलिमेंट का नाम, सिंबल एंड यूनिट को अप्रूव करता है। सो इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक, वन सेकेंड क्या हो रहा है ये, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन which approves names of elements, symbols and units। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये IUPAC। सो यहाँ पर जो है अब हम कुछ इसके लॉ देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है हम किसी भी एलिमेंट का नेम रखते हैं, और उसके जो हैं हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो बहुत से सिंबल्स जो होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर से ही, इंग्लिश नाम का जो फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं उन्हीं से पढ़ जाते हैं। सो मैनी सिंबल्स आर फर्स्ट और फर्स्ट 2 letters of the English name of element, यानी कि फर्स्ट या फिर हम जो है फर्स्ट 2 ले लेते हैं। इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका हमने फर्स्ट लेटर उठा लिया, हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं।
ऐसे ही ऑक्सीजन देख लें, तो ऑक्सीजन जो है इसको जो है हम O से डिनोट करते हैं, हमने जो है इसका पहला लेटर उठा लिया। अब सेकंड क्या होता है लॉ हमारा, दैट द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल and second is small, and second is small। सो अब हम देखते हैं कि हम दो लेटर किस में लेते हैं। जैसे हम बात कर लें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम को हम डिनोट करते हैं AL से। अब इसमें हमने जो है फर्स्ट लेटर जो कि A है उसको हमने कैपिटल रखा है, एंड यल जो है वो सेकेंड लेटर है एंड उसको हमने स्मॉल रखा है। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम होगा ना कि AL होगा। ऑलराइट, सो ये होगा, ये नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कोबाल्ट की बात कर लें, कोबाल्ट में भी जो है हम फर्स्ट 2 ही लेटर्स लेते हैं। सो कोबाल्ट का नाम अगर हम लिखते हैं तो C एंड O को स्मॉल रखते हैं, ना कि ऐसे दोनों को ही कैपिटल नहीं करते हैं, ठीक है। सो CO होगा, ना कि C और O दोनों ही कैपिटल होंगे। तो इस तरीके से जो है हम सिंबल्स लिखते हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यही लॉ जो है हर जगह पे अप्लाई हो, कि हमने जो है सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड जो है लेटर्स ही ले लिए हैं, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमने एक लेटर तो फर्स्ट वाला ले लिया, एंड देन क्या करते हैं हम कोई ऐसा लेटर ले लेते हैं जो कि सेकेंड नंबर पे नहीं, किसी मतलब थोड़ा बाद में आ रहा है। सो सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर and a letter appearing later in the name। यानी कि सेकेंड जो लेटर है वो हमारा बाद में आ रहा है। सो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हम बात करेंगे क्लोरीन की। सो क्लोरीन का सिंबल हम देखते हैं कि हम इसको Cl से डिनोट करते हैं, जहाँ पर C जो है हमने वो यहाँ पर इसका फर्स्ट लेटर ले लिया है, बट हमने फर्स्ट लेटर के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिया है, हमने हाइड्रोजन ना लेकर के यहाँ पर यल को लिया है। सो C एंड यल जो कि थर्ड नंबर पे आ रहा है, ना कि सेकंड पे। सो कुछ जो हैं हमारे इस तरीके से भी होते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर लें जिंक की, तो जिंक का होता है ZN, ZI नहीं होता है, सो ZN होता है। अब वहीं अगर हम कुछ और एलिमेंट्स की बात कर लें तो उनके सिंबल जो हैं हम उनके ग्रीक, जर्मन या फिर लैटिन नेम से लेते हैं, ना कि इंग्लिश नेम से। सो कौन कौन से हैं ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं। सो अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम the name of elements in Latin, Greek or German name of Greek, Latin and German। सो इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो क्या आता है, जैसे हम आयरन लेते हैं। अब देखिए, आयरन के हिसाब से इसका जो है आप अगर देखें तो आयरन के नेम के हिसाब से अगर इसका सिंबल जो है वो होना चाहिए या तो I हो या फिर IR होना चाहिए, बट नहीं, सिंबल हमारा होता है FE सिंबल जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम का जो FE है वो हम लेकर के जो है इसको हम FE से डिनोट करते हैं। सो इस तरीके से जो है हम दूसरी लैंग्वेज को यूज़ करके यहाँ पर जो है नेम्स रखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर लें सोडियम की, तो सोडियम को हम Na से लिखते हैं क्योंकि इसका नेम होता है नेट्रियम। ओके,
ऐसे ही एक हमारा आता है पोटेशियम। पोटेशियम को हम डिनोट करते हैं के से, क्योंकि इसका नाम होता है कैलियम। सो इस तरीके से जो है हम कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं उनको उनके इंग्लिश नेम से ना देख करके उनको उनकी जो दूसरी लैंग्वेज होती है लैटिन, ग्रीक या जर्मन, इससे देखते हैं। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट के लिए जो उसका नेम होता है, जो उसका सिंबल होता है, वो यूनिक होता है, यानी कि सेम जो है वो नेम या सिंबल किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता। सो ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक नेम एंड सिंबल, यानी कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन लिखा है तो वो हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन नहीं हो सकता। सो हर एक एलिमेंट जो है उसके पास अपना सिंबल है, अपना नेम है, यानी कि किसी भी एलिमेंट के लिए नेम एंड सिंबल जो है वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो उससे कोई और छीन नहीं सकता। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको जो है आज कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। थैंक यू, बाय।